हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की फोर्थ वीडियो रहेगी, ये लास्ट पार्ट रहेगा हमारा, क्योंकि जो वीडियो है वो काफी लंबी हो जाती है। ठीक है, इसलिए हमने इसको छोटे छोटे पार्ट में किया हुआ है ताकि आपको भी जो पढ़ने में है सुविधा रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 323 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। हमने क्वेश्चन ये किया था लास्ट 22 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाला। तो क्वेश्चन 23 अभी शुरू करते हैं। देखिए आपसे क्या गिवन है, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड में डिफरेंस बताना है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। देखिए जो इथेनॉल होता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है, इसमें एक स्मेल होती है, अलग से ही पता चलेगा कि इथेनॉल है। लेकिन जो इथेनोइक एसिड होती है इसकी बहुत गंदी स्मेल होती है, विनेगर जैसी। ठीक है, जो इथेनोइक एसिड है उसकी विनेगर जैसी स्मेल होगी, और जो इथेनॉल है उसका बॉइलिंग पॉइंट 351 होता है केल्विन के आसपास, जबकि जो इसका इथेनोइक एसिड का है इसका 391 केल्विन के आसपास होता है। ये एक दो बेसिक आप इसके डिफरेंस याद कर लेना। फिर क्या होता है, जब इथेनॉल को आप डालेंगे तो ये आयनाइज नहीं होता, मतलब ये आयन में नहीं टूटता, तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, ये कंडक्टर नहीं होता। लेकिन अगर इथेनोइक एसिड को हम क्या करेंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो इसमें से क्या होता है, आयन में ये टूट जाएगा और ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, तो ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। ये तो हो गए इसके फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हमें पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में जब आप इथेनॉल को लिटमस टेस्ट के लिए भेजते हैं, लिटमस पेपर के, पीएच पेपर के आप इसके चेक करते हैं, तो इसमें कलर में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन इथेनोइक एसिड क्योंकि ये एसिड है, तो ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। अब आप इसकी सोडियम मेटल के साथ जब टेस्ट करवाते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलती है, किसके साथ, फ्यूम्स के साथ, बबल्स के साथ। लेकिन जब आप इथेनोइक एसिड को हाइड्रोजन इसके मेटल के साथ सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो हाइड्रोजन गैस तो प्रोड्यूस होगी, लेकिन वहां पर बबल्स नहीं आएंगे। यहाँ पे इथेनॉल जो होता है NaCO3 के साथ रिएक्ट नहीं करता, जबकि जो इथेनोइक एसिड है वो रिएक्ट करता है, और कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस विद बबल्स। ठीक है, तो ये डिफरेंस था। नेक्स्ट देखिए, अब आपसे पूछा हुआ है कि 4 यूज बताने हैं आपने इथेनॉल के। ठीक है, इथेनॉल के 4 यूज बताने हैं, तो इथेनॉल हमारा किस में यूज किया जाता है, पेट्रोल वगैरह में। इथेनॉल हमारा पेट्रोल में यूज किया जाता है, ऑटोमोबाइल कंपनी के डाई करने के लिए, सिंथेटिक रबर वगैरह में, पेंट वगैरह में इसको यूज किया जाता है। फिर हमारा इसका यूज किस में होता है, एल्डिहाइड में, एसिटिक एसिड में, एसिटल्डिहाइड में, क्लोरोफॉर्म में, ईथर में। और इसका यूज किस में किया जाता है, जो हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, जो हम बेवरेज के रूप में यूज करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स में, उनमें यूज किया जाता है, क्योंकि ये अच्छी खासी इनकम देता है इसको, गवर्नमेंट को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड विद एग्जांपल। हमने कार्बन कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज को, ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी है, एडिशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तीनों को हमने बताना है। ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन है हमारी, देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपको पता है, ऑक्सीजन का ऐड होना। तो हाँ, आपने किसकी, कार्बन कंपाउंड के तीनों प्रॉपर्टी बतानी है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे करता है, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो CH3CH2OH आपने एग्जाम्पल ले लिया, उसमें KMnO4 डालेंगे तो CH3COOH एसिटिक एसिड जो हमारा बन जाता है। ठीक है, फिर एडिशन रिएक्शन करवाएंगे, एडिशन रिएक्शन भी करता है कार्बन। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन गैस ऐड हो जाती है किसकी प्रेजेंस में, निकल की प्रेजेंस में। फिर सब्स्टिट्यूट भी करता है, हमने CH4 के साथ Cl2 डाला था, CH3Cl बन रहा था, फिर से एक हाइड्रोजन निकल रहा। तो कार्बन क्या है, तीनों प्रॉपर्टी रखता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कर सकता है, एडिशन भी और सब्स्टिट्यूशन भी, कार्बन के कंपाउंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज मीन बाय सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन क्या होता है, जो एस्टर होता है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, एस्टर रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और ए बेस, दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है, एसिड की प्रेजेंस में भी, बेस की में भी। वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में और कार्बोजिलिक एसिड में। एस्टर हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में और कार्बोजिलिक एसिड में। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सैपोनिफिकेशन। इसमें क्या होता है, इट कैन आल्सो बी डिफाइंड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड टू
फॉर्म देयर सोडियम और पोटेशियम साल्ट। जो फैटी एसिड होते हैं उसको साल्ट में कन्वर्ट करता है, इसमें सोप बनती है, ठीक है? प्रोसेस है ये किसका? सोप बनाने का। जो साबुन है हम डेली लाइफ में यूज करते हैं तो उसके पीछे प्रोसेस यही होती है, एस्टर से बनती है। बेस लेते हैं या फिर एसिड भी ले सकते हैं प्रेजेंस में, तो क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल बनता है और हमारा सोप, सोप का फॉर्मूला है CH3CONA, सोडियम एसीटेट बन जाता है। तो आपसे सोप का फॉर्मूला पूछ सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपने क्या करना है, प्रॉपर्टी बतानी है इथेनोइक एसिड की। एक सेकंड, आपने एसिड इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज बतानी है। ठीक है, तो हम कोई भी 2 या 3 प्रॉपर्टी बता सकते हैं, ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है आपसे, इम्पोर्टेंट है। तो एस्टरिफिकेशन करता है कौन? इथेनोइक एसिड जो होता है हमारा, इथेनोइक एसिड वो एस्टरिफिकेशन करता है, मतलब एस्टर में चेंज हो जाता है। किसके साथ ऐड करेंगे? जब हम इथेनॉल के साथ ऐड करेंगे, किसकी प्रेजेंस में? H2SO4 की प्रेजेंस में। दूसरा क्या करता है, वो बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। इथेनोइक एसिड को जब आप बेस के साथ रिएक्ट करवाते हो NaOH के साथ, तो सोडियम एसीटेट बनाता है। फिर वो हाइड्रोजनेशन भी कर सकता है, हाइड्रोजनेशन नहीं, हाइड्रो हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है। ठीक है, तो इसे सोडियम एसीटेट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो ये 2-3 एग्जांपल है, आप याद कर सकते हो। कोई भी 3 प्रॉपर्टी पूछी है तो 3 ही लिखेंगे, अगर 2 पूछी है तो 2। तो इनकी प्रॉपर्टी याद कर लेना, जैसे इनमें डिफरेंस याद करना, ये सारे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो आपसे गिवन है, आपसे क्या पूछा हुआ है? नेमिंग पूछी हुई है। नेमिंग पूछी हुई है आपसे, नोमेनक्लेचर पूछा हुआ है, तो नोमेनक्लेचर इम्पोर्टेंट है। फिर से देखिए, ये हमने शायद पीछे भी किया था, दोबारा से फिर से पूछा हुआ है, कि अलग-अलग पेपर में आते रहते हैं। जैसे ये क्लोरोमीथेन हो गया, ये हमारा प्रोपेनोइक एसिड हो गया, ये हमारा प्रोपेनॉल हो गया। अब जो हमारे हैं लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन जैसे 4 मार्क्स में, 5 मार्क्स में ये पूछ सकते हैं। आपसे क्वेश्चन गिवन है, ये 2017 में भी आया हुआ है, 2019 में भी ये हमारा आया हुआ है। क्या दिया हुआ है? आपने नोमेनक्लेचर बताना है कार्बन का, ठीक है? नोमेनक्लेचर बताना है कार्बन का। नोमेनक्लेचर आपको पता है कि हम उसमें सफिक्स ऐड करते हैं, प्रीफिक्स ऐड करते हैं। अगर 1 कार्बन है तो हम उसको मिथ लिखते हैं, 2 कार्बन है तो इथ लिखते हैं। उसी चीज़ को, जो आपको नॉलेज है, नोमेनक्लेचर के बारे में आपको जितना भी पता है, वो सारा आपने इसके अंदर लिखना है। ठीक है? तो देखिए हम क्या लिखेंगे, जो नोमेनक्लेचर होता है वो क्या होता है हमारा? बेसिकली वो IUPAC नेमिंग होती है। तो IUPAC क्या है? इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं। तो IUPAC हमारी क्या है? जो हमारी, एक बार इसको ज़ूम कर लेते हैं। क्या है? ये है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आप हल्दी का ही नाम ले लीजिए, या फिर ह्यूमन बीइंग का ले लीजिए, या फिर आपने इसमें बायो में भी पढ़ा होगा। आपके हमारे इंडिया में कुछ नाम से उसको डिनोट कर रहे हैं, कोई चीज़ है, जैसे मैंगो है, जैसे कि गेहूँ वगैरह, आपने इनके केमिकल नेम याद किए होंगे, साइंटिफिक नेम। ऑस्ट्रेलिया में अलग से बोल रहे हैं, अमेरिका में अलग से बोल रहे हैं। तो मान लीजिए आप वहाँ स्टडी करने जाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप मैंगो की स्टडी कर रहे हैं या किसकी कर रहे हैं, ठीक है? तो पूरे के पूरे इस जितने भी सारे देश हैं, सब ने एक क्या बनाया हुआ है? एक कॉमन नेम बनाया हुआ है। भी सब, चाहे देश में अपने कॉमन नेम कैसे भी याद कर लीजिए, लेकिन जो केमिस्ट्री के जो जनरल नेम होंगे, सबको एक ही याद करना है। जैसे अब हम कार्बन को यहाँ पे भी कार्बन बोलेंगे, यूके में भी कार्बन बोलेंगे, अमेरिका में भी बोलेंगे, रशिया में भी बोलेंगे। तो वो जो उनकी सबकी ब्रांच है, वो है IUPAC, वो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। अब अगर उसने हैलोजन लिख दिया कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हैलोजन बोलते हैं, तो वो पूरे ये इसमें सारे देशों में हमारा हैलोजन ही रहेगा। तो जो उसकी ब्रांच है वो क्या है? IUPAC है। इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, जो हमारे रूल हैं नेमिंग के, कि आप
सफिक्स लगाएँगे, प्रीफिक्स लगाएँगे, वो किसने बनाए हैं? वो हमारे नोमेनक्लेचर किसने बनाया है? हमारा आईयूपीएसी ने ब्रांच ने बनाया है। तो फॉलोइंग रूल्स आर एप्लाइड एट द टाइम ऑफ नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर जब आप उसका नामकरण करते हैं कार्बन कंपाउंड का ऑन द बेसिस ऑफ आईयूपीएसी रूल, आईयूपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब आप जैसे कोई भी एक एग्जांपल ले लेना, जैसे C2H2 ले लिया, C2H4 ले लिया और उसी के बारे में सारी चीज़ें लिखाना, ठीक है? इतनी सारी डेफिनेशन भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आपने CH4 ले लिया, मीथेन ले लिया, लेट्स एग्जांपल वहाँ करके तो आप बताएँगे कि यहाँ पे 1 कार्बन है तो हम इसको मिथ बोलेंगे, अगर 2 होते तो इथ बोलेंगे, 3 होते तो प्रोप बोलेंगे। अब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, ठीक है, 4 हाइड्रोजन हमारे अटैच हैं, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से हैं तो हम इसको एन बोलेंगे। अगर आपने C2H2 लिया है उसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो हम उसको आइन बोलेंगे। तो हम वहाँ पे क्या ऐड करेंगे, जैसे हमारा मिथ इथ लिख देना, 2-3 कार्बन एटम के बारे में बता देना कि इथ है तो 2 है, 3 है तो प्रोप है। फिर हम उसके बाद क्या लिखेंगे, हमने हेक्स तक लिख देंगे। दूसरा हम क्या लिखेंगे कि सिंगल बॉन्डेड अगर होगा तो वहाँ पर एन ऐड करेंगे, लेकिन अगर वहाँ पे डबल बॉन्डेड होगा तो हम वहाँ पे इन ऐड करेंगे और अगर ट्रिपल बॉन्डेड होगा तो वहाँ पे आइन ऐड करेंगे। फिर थर्ड रूल में आप क्या लिखेंगे, थर्ड रूल में लिखेंगे अगर डबल बॉन्डेड है तो वही लिख रखा है, उसी को 3-4 लाइन बना के इन्होंने लिखा हुआ है। जैसे एग्जांपल ले लिया CH4, फिर आप लिख देंगे कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था तो इसलिए हमने 1 कार्बन है तो मिथ लिख दिया, और सिंगल हाइड्रोजन से अटैच था इसका जैसे आप स्ट्रक्चर बना के लिख देंगे तो हमने इसमें सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख दिया। तो एन है, एन लास्ट में लगाया है ना, तो बॉन्डेड एटम जो सैचुरेटेड बॉन्डेड एटम है, सिंगल बॉन्ड है तो एन आपने लास्ट में लगाया तो एन यहाँ पे सफिक्स हो जाएगा। तो एन है हमारा सफिक्स है तो सफिक्स हम ऐड करते हैं लास्ट में, इसको रूल नंबर 4 बना देना, तो ये हमारा कंप्लीट मीथेन बन गया। ऐसे ही आप C2H2 का बना सकते हैं कि ये हमारा इथीन बन गया, C2H2 का बना सकते हैं कि ये हमारा इथाइन बन गया। सिंपल आपको जो एक एग्जांपल पता है उसी को खोल के जितना लिख सकते हैं वो हमारा नोमेनक्लेचर में आप लिख देना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इनकी स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करनी है, किसकी, इथेनोइक एसिड की, ब्रोमोपेंटेन की और हेक्सेनल की। स्ट्रक्चर भी आप एक बार करके जाइएगा, जैसे एक बार थोड़ा ज़ूम कर लेते हैं इसको। तो इथेनोइक एसिड है वो हमारा क्या बनेगा, इथेनोइक है, ईथ है मतलब 2 कार्बन होंगे, CH3 है, CH3 ग्रुप आप अटैच करेंगे, OH है। इथेनोइक एसिड क्या होता है हमारा, COOH, तो यहाँ पे O है, ऑक्सीजन है तो इथेनोइक एसिड बनेगा। फिर ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमोपेंटेन का मतलब क्या है कि आपके पास 5 कार्बन एटम है। क्या है? 5 कार्बन एटम, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, और ब्रोमोपेंटेन फिर आप 5 के पहले क्या करेंगे, वैलेंसी कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देखिए 3 हाइड्रोजन यहाँ हो गए, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, तो यहाँ पे 3 होना चाहिए, लेकिन इन्होंने ब्रोमोपेंटेन का मतलब क्या है, ब्रोमीन अटैच करना है। एक ब्रोमो है तो एक ही ब्रोमीन अटैच करना है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा के एक ब्रोमीन लगा देंगे। अब आप क्या कर सकते हो, इस ब्रोमीन को सेकंड पोजीशन पे भी लगा सकते हो, इस ब्रोमो को थर्ड पोजीशन पे। अगर हमने फर्स्ट पे लगाया तो 1 ब्रोमो पेंटेन हो गया, सेकंड पे लगाया तो 2 ब्रोमो पेंटेन हो गया, थर्ड पे लगाया तो 3 ब्रोमो पेंटेन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर क्या है, इसी में हमने हेक्सेनल भी बनाना था, C6H12O हेक्सेनल है, तो एल्डिहाइड है, इसको CHO ऐसे भी बना सकते हो, C5H11CHO खोल के आप ऐसे इसको लिख देंगे, यहाँ पे लास्ट में हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या है, CHO इसमें ऐड हो जाएगा। अब देखिए आपसे क्वेश्चन ये 2018 में सेट बी में पूछा हुआ है। आपने सोप एंड डिटर्जेंट के क्या करने हैं, डिफरेंस बताने हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ये ऐसे भी गिवन है और ये ऐसे भी गिवन है। पहले आपसे नहीं, पार्ट ए में क्या पूछा हुआ है, व्हाई डिटर्जेंट हैव रिप्लेस्ड सोप। पहले आपने देखा है ज्यादातर हम क्या करते थे, साबुन से कपड़ा धोना पसंद करते थे, लेकिन अब क्या है, जहाँ भी देखेंगे सिर्फ हम डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं, चाहे वो लिक्विड वाला हो, चाहे वो पाउडर फॉर्म वाला हो, ठीक है। क्यों करते हैं, अभी हमने देखिए क्वेश्चन वही है, पीछे भी आपसे 2-3 वीडियो में पूछा हुआ था कि डिटर्जेंट बेटर क्यों है, क्योंकि वो हार्ड वाटर के साथ भी करते हैं, उनकी क्लींजिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होती है, इजी टू रिमूव होता है, वाटर कम यूज करते हैं। अब इसी को ऐसे लग दिया कि उसने रिप्लेस क्यों कर दिया सोप को, काम वही है लेकिन नाम नाम अलग पूछ रखे हैं। तो क्यों किया है, क्योंकि देखिए जो डिटर्जेंट होते हैं वो हार्ड वाटर में भी कर सकते हैं, सोप नहीं कर सकती काम। हार्ड वाटर में भी ये अच्छे से लेदर देते हैं। डिटर्जेंट कैन क्लोथ कैन बी वॉश इन एसिडिक वाटर आल्सो। अगर आपका वाटर है उसमें एसिड की मात्रा ज्यादा है तो डिटर्जेंट वहां पे भी आपके कपड़े अच्छे से धोएगा, लेकिन साबुन नहीं धोएगा।
तो क्या है, कैपेबिलिटी भी ज़्यादा है इनकी कपड़े को गीला करने की। आपने देखा होगा अगर आप साबुन डाल रहे हो, तो पहले कपड़े को गीला करना पड़ेगा, फिर कुछ क्या करना पड़ेगा, साबुन लगाना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है, आपने वाटर लिया, उसमें पाउडर डाला, लिक्विड डाला, चाहे पाउडर डाला आपने और उसको ऐड किया, उसमें कपड़ा वेट कर देते हो, तो ज़्यादा कपड़ा गीला किसमें हो रहा है, सर्फ वाले में हो रहा है। फिर आप क्या कर रहे हो, इसको डिटर्जेंट से वूलन क्लॉथ्स है वो भी अच्छे से धुल जाते हैं। सर्दियों के जो कपड़े हैं आपने देखा होगा इजी वगैरह में धोते, तो वो भी क्या है, एक तरह का डिटर्जेंट है, वो लिक्विड फॉर्म का डिटर्जेंट है, तो उसमें ज़्यादा जल्दी से आपके सर्दियों वाले कपड़े भी धुल जाते हैं। ये सारी बातें आपको पता है। दूसरा क्या होता है, जो सरफेस टेंशन होती है हार्ड वाटर की, उसको क्या करते हैं, डिटर्जेंट कम करते हैं, लेकिन सोप नहीं कर पाती है। अब क्या है, जो सोप वगैरह हैं, उनको बनाने में हमें वेजिटेबल ऑयल रिक्वायर होते हैं, जो ईटेबल होते हैं। तो जबकि जो डिटर्जेंट होते हैं, उनको बनाने में कोल और पेट्रोलियम यूज़ किया जाता है। तो वो वेजिटेबल ऑयल का भी हमारा यूज़ हो गया। अब अगर वेजिटेबल ऑयल से साबुन बना रहे हैं, तो महँगी पड़ेगी, लेकिन सर्फ़ क्या बन रहा है, कोयले से भी बन रहा है, पेट्रोलियम से भी बन रहा है, तो वो हमारा क्या पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए इसमें पूछा हुआ है, ये तो पूछा था कि क्यों बेटर है, क्यों रिप्लेस कर दिया सोप को डिटर्जेंट ने। अब क्वेश्चन है कि सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस, तो यही बातें आपने ऊपर भी तो लिखी है, यही आप नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन को घुमा के वो पूछ लेता आपसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोप्स जो होती हैं, उनमें लॉन्ग फैटी एसिड होता है, चेन होती है RCONA की, जबकि जो डिटर्जेंट होते हैं उसमें किसकी होती है, बेंजोइक सल्फोनिक एसिड की होती है। दोनों में जो कंपाउंड है वो अलग-अलग होता है। दूसरा क्या होता है, इनकी क्लीनिंग कैपेसिटी कम है, इनकी कैपेसिटी अच्छी है। ये क्या होते हैं, हार्ड वाटर में काम नहीं करते, ये हार्ड वाटर में करते हैं क्योंकि सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं। इनमें क्या होता है, वेजिटेबल ऑयल यूज़ किया जाता है, इसमें कोल पेट्रोलियम। तो वही है ऊपर वाला। दे आर बायोडिग्रेडेबल, ये बायोडिग्रेडेबल, दे आर बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ये डज़ नॉट कॉज़ वाटर पॉल्यूशन। लेकिन सोप जो होती है ना हमारी साबुन, वो क्या थी, वाटर पॉल्यूशन नहीं करती थी। लेकिन जो सर्फ होते हैं हमारे, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, वो वाटर का पॉल्यूशन करते हैं। देखिए फ़ायदे तो हैं सर्फ के, डिटर्जेंट के, लिक्विड वाला वो, लेकिन वो हमें हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें पॉल्यूशन कर रहा है, वाटर का पॉल्यूशन कर रहा है, लेकिन जो साबुन होती थी वो वाटर पॉल्यूशन नहीं करती थी। तो देखिए अगर एनवायरनमेंट की सोचे तो हमें साबुन यूज़ करनी चाहिए, लेकिन अगर कैपेबिलिटी है, सुविधा है, उसको देखें तो हमें डिटर्जेंट यूज़ करना होता है। वो आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो हमारा 2 क्वेश्चन और बच गए। अभी हमने मैकेनिज़्म पढ़ना है किसका? साबुन या जो डिटर्जेंट है वो कैसे कपड़े धोता है? एक्शन क्या होता है उसका, क्या करते हैं? तो 2017-19 में ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हर बार ये क्वेश्चन आता है। तो हमने क्या करना है, ब्रीफली डिस्क्राइब एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। ये सोप है, डिटर्जेंट है, वो कैसे काम करता है? देखिए जब आप सोप या डिटर्जेंट जब पानी में घोलते हैं, तो वो क्या होता है, जब आप उसको पानी में घोलेंगे, तो हमने पढ़ा था कि उसमें क्या होता है, एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। तो पहले हम इसका मैकेनिज़्म पढ़ते हैं। जैसे द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट इज़ बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल। जो डिटर्जेंट है वो भी वैसे ही धोता है कपड़े, और जो सोप है वो भी वैसे ही धोती है। दोनों के पीछे फॉर्मेशन एक ही होता है, मैकेनिज़्म एक ही होता है। बस क्या हो जाता है, उसका कंपाउंड अलग है, उसमें जो आपने साल्ट यूज़ किया वो अलग है। जो सोप एंड डिटर्जेंट में क्या होता है, एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है जिसको टेल बोलते हैं, जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है। जो एक ये होगी, मान लीजिए हेड हो गया और ये होगी टेल। टेल पे नेगेटिव चार्ज है, हेड पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, एक चेन होती है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन होती है। टेल पे नेगेटिव चार्ज होता है, हेड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हेड होता है जो हाइड्रोफिलिक होता है। वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक। फिलिक मतलब ये वाटर के साथ अटैच होगा, ये वाटर को लव करेगा। जो ये टेल होती है, ये हाइड्रोफोबिक होती है। ये क्या करेगी, वाटर से दूर भागेगी। सॉरी, ये वाटर से क्या करेगी, दूर भागेगी। जो टेल होती है हमारी नेगेटिव चार्ज वाली, वाटर से दूर भागेगी, तो ये किसके साथ अटैच होगी, ये हमारे डर्ट, जो आपने डर्ट है, ऑयल है, ग्रीस वगैरह जो कपड़ों पे लग गया, ये उसके साथ भागेगी। ठीक है, उसकी तरफ अटैच होगी। तो क्या करते हैं ये, जैसे देख लीजिए यहाँ पे भी आपको गिवन है, जैसे कपड़े में यहाँ पे ये कपड़ा ले लिया, इसके ऊपर ये ग्रीस वगैरह, ऑयल वगैरह, तो जो हाइड्रोफिलिक है वो वाटर की तरफ भाग रहा है, देखिए
जैसे ये कपड़ा है, इसके चारों तरफ ये आपने मान लीजिए कोई कपड़ा उसके ऊपर ग्रीस लगा हुआ है, यहाँ पे सारा पानी है, झाग है साबुन के, ठीक है? तो जो हमारा पॉज़िटिव पार्ट है ये वाटर की तरफ ज़्यादा जाएगा, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे पानी है। लेकिन जो टेल है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पे आपके कपड़े पे ऑयल लगा हुआ है, तो ये उसके साथ अटैच हो जाएगा। फिर क्या करेंगे ये इसको बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा और ये किसके साथ अटैच होना चाहेगा ग्रीस के साथ। यहाँ पे क्या है आपका डर्ट है, तो ये किसके साथ अटैच होना चाहेगा इसके, ये छोड़ेगा नहीं। तो हम इसको क्या करेंगे फिर रब करेंगे इस कपड़े को, रब करेंगे तो क्या होगा जो ये नेगेटिव पार्ट है ये ऑयल को अपने साथ लेगा और वहाँ से निकल जाएगा। ये पूरा मैकेनिज़्म है, ये आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। ये सारे आप इधर बता सकते हैं कि कैसे-कैसे हमने पानी घोला है, यहाँ पे ये अटैच हुआ है। इसको आप कैसे भी 5 नंबर में बना के लिख सकते हैं। मैकेनिज़्म एक ही रहेगा। जैसे यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये सारी बातें अगर आप वहाँ पे ये लिख देंगे ना, ये हाइड्रोफिलिक है, ये फोबिक है, ये पॉज़िटिव पार्ट हाइड्रोफिलिक है, नेगेटिव पार्ट हाइड्रोफोबिक है। वो देखते ही एग्ज़ामिनर को लगेगा कि इसको क्वेश्चन की नॉलेज है, कांसेप्ट इसको आता है। फिर आप अपनी लैंग्वेज में इस सारी प्रोसेस को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो गिवन है, ये हमने लिख दिया है कि कौन-सा पार्ट किसके साथ स्टिक होएगा। ये सारी बातें मैंने वहाँ यहाँ पे बताई हैं। जो ग्रीस के साथ नेगेटिव पार्ट आ जाएगा, वाटर के साथ हमारा जो है तो जो ये सोप एंड डिटर्जेंट है, वाटर में जो ये झाग जैसा ये गोल-गोल जो स्ट्रक्चर बनाया है, इसको बोलते हैं माइसिल फॉर्मेशन, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? माइसिल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब फिर से वही पूछ लिया। देखिए क्वेश्चन वही है, घुमा-फिरा के वही पूछा हुआ है कि माइसिल कैसे बनती है, तो ये ऊपर वाला प्रोसेस आप उसमें लिख सकते हैं। अब पूछा हुआ है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद सोप। अब ये पूछा हुआ है कि मान लीजिए आपको ये तो आपने ये पढ़ लिया कि हार्ड वाटर में अगर कपड़े धोने हैं तो हमें डिटर्जेंट यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि सोप वहाँ पर काम नहीं आती। डिटर्जेंट तो क्या करता है उसके साथ भी झाग बना लेता है तो कपड़े धुल जाते हैं। लेकिन ये पूछा है अगर आपने हार्ड वाटर में सोप डाल दिया तो क्या बनेगा? हार्ड वाटर में अगर सोप डाल दिया तो वहाँ पे स्कम बनता है। स्कम भी पूछ सकते हैं आपसे क्या होता है? तो जब हम सोप को हार्ड वाटर में यूज़ करते हैं तो इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है, वो घुलता ही नहीं है पानी के अंदर। हार्ड वाटर साबुन को अपने अंदर घोलेगा ही नहीं, अलग से पड़ा रहेगा साबुन। तो इसको बोलते हैं हम स्कम। वो क्यों बनता है? क्योंकि हार्ड वाटर में क्या होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं। इसकी वजह से ही तो हार्ड है वाटर। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि वाटर हार्ड किस वजह से? कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से। तो जब सोप को हम उसमें ऐड करेंगे, तो जो हमारी लॉन्ग चेन बनेगी, किसकी? कार्बोक्जिलिक एसिड की, सोप में कार्बोक्जिलिक एसिड है, लॉन्ग चेन बनेगी, वो प्रेसिपिटेट बन जाएँगे। वो ऐसे कट-कट के आपने देखा होगा, कई बार कहीं पे आप जाते हो, वहाँ पे कपड़े अच्छे से नहीं धुलते, आपने साबुन लगाया, तो वहाँ पे ना ऐसे जैसे जैसे किसकी मतलब मलाई सी उतार के जैसे लस्सी में से निकलता है ना वो मलाई जैसा सा, लस्सी के ऊपर से पपड़ी होती है, ऐसे पपड़ी में वो साबुन टूटना शुरू हो जाएगा, वो घुलेगा नहीं। लेकिन अगर अच्छा पानी होगा आपने देखा अच्छे झाग देगा, अच्छे से कपड़े धुलेंगे। लेकिन सोप वहाँ पे जब अटैच कर रहे हो हार्ड वाटर में, तो वो ना उसके फट जाएगी सोप ऐसे मतलब अच्छे से कपड़े को वॉश नहीं करेगी। तो वो क्या होता है, वो स्कम होता है। वो जो पपड़ी सी बन जाती है ना साबुन की ऐसे अलग से और कपड़े भी अच्छे से वॉश नहीं होंगे, चिकने-चिकने रहेंगे, तो उसे बोलते हैं हम स्कम। ये पूछा हुआ है कि स्कम कैसे बनता है। तो जो ये आपका चैप्टर था हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ये कंप्लीट हो गया है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं। इसमें से अगर आपको करके आप ये जो क्वेश्चन करके जाएँगे तो आपको अलग एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ना नहीं पड़ेगा। फिर भी आप थ्योरी एक बार देख सकते हैं। कोई अगर टर्म छूट गई है तो। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।